क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी माहनूर अली। उर्दू रोमांटिक नावल से हिसारे ज़ीस्त। इस कलम परिशेषा किस्त नंबर 5। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। सलाम छोटे बाऊ। पंघट पर चढ़ते शाहू को खान बाबा नजर आए तो वो इनसे सलाम दुआ लेने को रुक गया, जो इसके दोस्त के अब्बा होने के बावजूद इसे चौधरियों के हवाले से ही हमेशा मिलते थे। खान बाबा, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे नाम से पुकारा करें। चौधरी इलियास इस गांव के सरपंच और यहाँ के गद्दी नशीन सरदार थे, जिनका घराना अपने 3 बेटों और इसकी आल औलाद से सजा हुआ था। हुक्मरानी के कई साल गुजारकर उम्र के इस दौर में चौधरी इलियास ने गांव की सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे के सुपुर्द करते खुद को सिर्फ अपनी हवेली तक ही महदूद कर लिया था। बाऊ, आप इस गांव के सरपंच, हमारे माई बाप वड्डे चौधरी के पुत्र। भला मैं ये गुस्ताखी? ना बाऊ ना। खान बाबा ने कानों को ऐसे हाथ लगाया कि शायद वाकई उन्होंने कोई बेअदबी कर ली हो। खान बाबा, मैं तुम्हारे पुत्र का दोस्त भी तो हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए इस जैसा नहीं? अपने ख़ानदान के लिए गांव के लोगों का ऐसा ताज़ीम भरा अंदाज बयान शाहू को बहुत नहीं नागवार गुजरता था। गांव के बेचारे सादा लोग इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो किसी पीर की तरह इज्जत और तकरीम करते हैं, वो अंदर से कितने गलीज़ हैं। बाऊ, ये तो आपका बड़ापन है। मेरे पुत्र को अपनी तरह पढ़ाया, शहरी बाबू बनाया। मैं गरीब किसान इस एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। हर बार की तरह आज भी खान बाबा पर शाहू की किसी बात का असर नहीं हुआ, बल्कि वो बात को दूसरी साइड पर ले गए। खान बाबा, शहरी मेरा बचपन का यार है। मैंने इस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो इसका मुझ पर है कि अगर वो मेरे साथ शहर जाने की हामी ना भरता तो मुझे अम्मा के लिए शहर जाने ही ना देती। खान बाबा की बात नज़रअंदाज करता शाहू इनकी बनवाई हुई लस्सी को पीता गांव की सैर को निकल पड़ा। ओ बेगैरत, छोड़ लड़की को। शाहू अभी पंखट की उतराई पर था कि अपने से कुछ दूरी पर मौजूद बेर के बागात में उससे कोई हलचल महसूस हुई। तेज़ी से आगे बढ़ने पर शाहू को एक लड़का नजर आया, जो किसी लड़की को काबू करने की कोशिश में था। अपने ही गांव की इज्जत को बर्बाद होता देख शाहू की कनपटियां सिलगने लगीं। आज तक किसी माँ ने ऐसा नहीं जमिया जो गुल आवेश को सर्रे राह छेड़ सके। शाहू की जोरदार आवाज़ पर लड़के का उसे पलट कर देखना था कि गुल आवेश ने मौके से फ़ायदा उठाते एक बड़ा सा पत्थर इसके सर पर दे मारा। तुम, ये क्या किया तुमने? खून में लथपथ पड़े लड़के को देख शाहू ने इस फितनागर को देखा, जिसका आज एक नया रूप ही इसकी नज़रों से के सामने आया था। डर मत शाहू, ये मरेगा नहीं, बड़ा ही ढीठ है। कपड़ों पे लगी मिट्टी को झाड़ते गुलावेश शाहू को देखकर मुस्काई, जो कलफ लगे कॉटन के सफ़ेद सूट में नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। वैसे तुझे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने आखिर तेरी इज्जत बचाई है। धूप की तपिश और गुस्से से बढ़ती चेहरे की लाली भवों को आपस में सुकेड़े गुलावेज पर खा जाने वाली नजरें टिकाए शाहू को देख गुलावेज अपनी जून में वापस आई। पागलपन की बातें मत किया कर आवी। तू जानती है मेरी एक आदत बचपन की मंग है और वही मेरी इज्जत है। गुलावेज की बात पर शाहू एकदम से खौफ का शिकार हुआ। हाँ, ये सच है कि इस लड़की की जगह गुलावेज को देख शाहू को उस बेगैरत लड़के को जान से मारने का दिल किया था, पर यह एहसास सिर्फ एक पल का था। शायद इसकी वजह गुलावेज का चौधरियों के ख़ानदान का हिस्सा होना था। अरे मेरे भोले शाहू, कभी किताबी दुनिया से भी बाहर निकल और देख, तेरी अपनी हवेली में एक मर्द ने 2-3 औरतें अपनी खिदमत के लिए रखी हैं। खुद तेरे अब्बा ने। चटाख। गुलावेज की बात सच थी या हद से ज़्यादा कड़वी के बिला इरादा शाहू का हाथ उठ गया। जितना गुलावेज जलते हुए गाल पर हाथ रखे हैरत ज़दा थी, इससे कहीं ज़्यादा शाहू बेयकीन था। अपने घर में होते इस अमल को नापसंद करने वाला आज खुद ही वो काम कर बैठा था।
मेरी बात अपना भूसा भरे इस दिमाग पर डाल ले। मैं इन मर्दों में से नहीं जिनको एक बीवी के होते हुए किसी और की ख्वाहिश हो। मेरे लिए जिसे मेरी अम्मा ने चुना वही मेरी ज़िंदगी में आएगी। अपने मजबूत हाथों की उंगलियां गुलावेज की मोमी बाजुओं में गड़ोड़ते इसने उसे बाज रखना चाहा। गुलावेज की मुँह ज़ोर मोहब्बत बाज़ औक़ात शाहू को शदीद तनाव में घेर लेती है। उसे अपने से ज़्यादा इसकी बदनाम होने का डर रहता था, पर वो झल्ली इस सारी बातों को किसी घड़ी में गठरी में बांध कर नदी में बहा चुकी थी। अगर वो तेरा नसीब ना हुई तो शाहू की उंगलियों का लम्स इतना तकलीफ दे था, या उसकी बात गुलावेज हसरत भरी निगाहों से इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की रमक तलाश करने लगी, जिसका एक ज़र्रा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो तुझे मैं भी अपना नसीब बनने नहीं दूंगा। दूर से अपनी ओर आते गांव के एक दो लोगों को देखकर शाहू गुलावेज के बाजू को झटका देता इनकी तरफ बढ़ गया, पर यह जाने बिना कि इसके इन सख्त अल्फाजों ने गुलावेज पर क्या क़यामत डाली है। भाई देखें इस मोटू को, इसने मेरा होमवर्क सारा ख़राब कर दिया। एक लगाए इसे थप्पड़। फैज़ी जो माँ की गैर मौजूदगी में खाने के बर्तन धो रहा था ताकि इसकी थकी हारी माँ को कुछ देर के लिए सुकून मिल जाए, अपने 2 साला गोल मटोल से भाई को रोने और हमज़ा के शोर मचाने की आवाज़ किसी कमरे में भाग आया। हमज़ा बुरी बात है, अम्मी कहती है ना छोटे भाई को नहीं मारते। हमज़ा को रोकते फैज़ी ने मोटू को प्यार किया, जो गला फाड़कर रोते हमज़ा की शिकायत लगा रहा था। वो छोटे भाई अम्मी इन दोनों को तो कुछ नहीं कहती, जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये मोटू मेरी कॉपीज़ का दुश्मन और वो छोटू सबके दिमाग का हर वक्त भां भां करके रोता ही रहता है। मोटू को एक लगाता हमज़ा ना जाने क्या ओल फोल बोलता पानी पीने किचन में जाने लगा। हमज़ा गंदी बातें कर रहे हो, अम्मी हमसे ऐसे बात करती हैं। अल्लाह ने नाजिया और शकील के आंगन को 4 मासूम फूलों से भर दिया था, पर शकील जैसे खुदगर्ज इंसान को ये नए फूल भी अज़ाब ही लगते, जिसे वो बाद बेबाद किसी वहशी की तरह पीट डालता था। अलबत्ता नाजिया अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करती कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। 2 साल अहद और 8 माह का अब्दुल्ला तो थे ही इतने छोटे कि इन्हें कुछ समझाया नहीं जा सकता था, पर हमज़ा और फैज़ान को नाजिया हर अच्छी बुरी बात का समझाती रहती थी। फैज़ान तो बिना चूं चरा किए माँ की हर बात मान जाता था, पर हमज़ा थोड़ा सरकश तबीयत का मालिक था। माँ की बात में जरा लाज़मी करता था, हर बात में सवाल जवाब करता। हमज़ा की उम्र के बच्चों की आदत होती है, यह शायद विरसे में चुराई अपने बाप की खसलत वजह जो भी थी, पर नाजिया हमज़ा की इस आदत से सख्त नाराज़ रहती और बाज़ औक़ात माँ के हाथों हमज़ा की ठुकाई भी हो जाती थी। अब्बा तो करते हैं ना, वो तो गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, अम्मी इन्हें कुछ क्यों नहीं समझाती। भाई के मना करने पर हमज़ा ने उल्टा इससे सवाल किया, फैज़ी बहरा हो गया है क्या? छोटा रो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही तुझे? तेरी माँ तो मर गई है फैक्ट्री जाके, इसे क्या तेरा बाप संभालेगा? चल जा इसे दूध गर्म करके दे। फैज़ी भी हमज़ा को कुछ समझाता कि बाप के अल्फाजों पर सर झुकाए दूध की पतीली को गर्म करने लगा। फैज़ी भाई अब्बा कभी तमीज़ से बात नहीं करना नहीं सीखेंगे। हमज़ा मोटू को हाथ थामे एक नज़र अपने बड़े भाई को नन्हे हाथों से काम करता देख तल्खी से कहता अपने स्कूल का काम करने पर चल दिया। व्हाट्सएप डूड कैसा रहा डिनर? जुल्नून करमानी ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, स्टडी टेबल पर बैठे ज़ारून ने इसकी जाने मुड़ते बड़ी जताती मुस्कुराहट से पूछा। अच्छा था, तुम सुनाओ, कनाडा कब पहुँचे? जुल्नून आज घर से निकला था तो ज़ारून की वापसी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। पूरे 30 दिन बाद इसे सामने खड़ा देख जुल्नून खुशगवारी में घिरा इसे सीने से लगा गया। आज सुबह ही आया हूँ, बाकी सारे भाई एक तरफ और जुल्नून एक तरफ। अपने ऑफ मूड के मुताबिक वो बाज़ औक़ात छोटे चारों के साथ जोनाश को भी डांट दिया करता था, पर जुल्नून की बात अलग थी। ना तो ज़ारून कभी इससे कुछ तल्ख़ कह पाता और ना ही इसकी बात की नफ़ी हो सकी।
कुछ इसका बिहेवियर ऐसा होता कि इंसान ना चाहते हुए भी इसकी बात का गर्विदा हो जाता, और कुछ रोब इसके बड़ेपन का था। एक माह पहले ज़ारून अपने और अहमद करमानी के बीच हुई शदीद झड़प के नतीजे में घर से निकला था, जिस पर काफ़ी देर तक करमानी हाउस का माहौल घुटन का शिकार रहा। इस वक्त भी जुल्नून घर पर मौजूद नहीं था। अगर होता तो नौबत इतनी ना बढ़ती। जुल्नून करमानी को एक हफ्ता लगा था अपने इस रूठे भाई को ढूंढ निकालने में, जो ज़रा ज़रा सी बात पर तैश में आता, अपने से जुड़े लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर उनसे दिनों बेभूल हो जाता, और आते साथ ही बच्चों की क्लास ले डाली। जुल्नून कुछ सोचता हुआ मुस्कुराया। इसकी गाड़ी जैसे ही करमानी हाउस में दाखिल हुई, जदी हुदैद, जो मेन पर खड़ा निगरानी पर मामूर था, सीटी बजाते अपने पार्टनर्स को बुलाता इसकी गाड़ी का दरवाज़ा थामे शुरू हो गया। सुबह से निकला जुल्नून थका ज़दा चेहरा लिए। सुबह जो बाल पफ की सूरत में सलीके से बने हुए थे, अब कुछ हद तक बिखरे हुए थे। गले में झूलती टाई, एक हाथ से ब्रीफकेस थामे, एक पाँव गाड़ी से बाहर और दूसरा अंदर रखे, वो इन चार जनूब में कि मैं पहले बोल लूँ वाली सूरत हाल को देखता इनकी शिकायतों की पिटारी खाली होने का इंतज़ार में था। जब तक इसने ज़ारून को डांटने का प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने इसे गाड़ी से निकलने की जगह नहीं दी। बस एक मुस्कुराहट के साथ इन चारों को खुद से लगाए वो घर के अंदर आ गया। ना तो इसने जोनाश की तरह इन्हें डांटा और ना ही ज़ारून की तरह चिल्लाया, बस एक मुस्कुराहट से नवाजा, जो इसकी फितरत का खासा थी, क्योंकि वो जुल्नून था, अपने पापा का सहारा, दोस्त, एक बेहतरीन हमस्कार। बच्चे मत कहो इन गधों को। ज़ारून ने सर झटकते बुक शेल्फ से उठाई किताब को टेबल पर पटका। हिटलर ने कभी इतनी रूडली हमारे बारे में बात नहीं की। दरवाजे से कान लगाए ज़ारून भाई की बेइज्जती का मज़ा लेने के लिए एक के ऊपर एक चढ़े चारों में से हुबैरा ने अपनी ज़ुबान हिलाई। हश, चुप हिटलर का चमचा, बेइज्जती ही रहती है, प्यार से की जाए या रूडली, शान में गुस्ताखी नहीं होती उसकी। जोनाश जिस तरह हुबैरा का फेवरेट था, इसी तरह अदी का हेटर, और इत्तफाक ऐसा कि बेचारा अदी हर बार इसे के शिकंजे में फंस जाता था। अच्छा है ज़ारून भाई ने सही में डांटा है, हमें प्यार की मार नहीं मारी, हिटलर की तरह कम से कम। जी भाई को शिकायत तो लगा दी ना हमने। हाजिक ने भी अपना हिस्सा डाला, जबकि हुदैद अपने लब फड़फड़ा कर रह गया। आया दिमाग में चल रही बात बोले या ना बोले। डी भाई इन्हें दो लगाएं, आखिर हम मासूमों को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आदि का बस नहीं चल रहा था कि वो खुद अंदर जाकर जुल्नून का हाथ पकड़े और ठश ठश करके ज़ारून के 2-3 थप्पड़ लगा दे। वो ज़ारून भाई हैं, जी भाई मार ही ना देने। ज़ारून का घर में जो रवैया था, इससे तो बात करते अहमद करमानी भी मोहतात रहते थे, तो फिर मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई अच्छी खासी क्लास तो ज़रूर लेंगे। ज़ारून भाई ने मुझे भी इतना डांटा है। हुबैरा को सारा गम ही इस बात का था कि हर बार की तरह वो डांट से बच नहीं पाया। लगी शर्त, हुदैद ने कहते साथ ही हाजिक के सामने हाथ लहराया। अगर भाई ने इन्हें डांटा तो तुम रात के बर्तन धोगी। हाजिक ने अपना चालबाज दिमाग तोड़ाया और सूरत हाल मतवक्का हो सकती हैं, वो कहते बैठ लगाई। अगर भाई ने इन्हें बिना कुछ बोले छोड़ दिया तो तुम आटा गूंदोगी। हुदैद कौन सा कम था, खामोश तवा ज़रूर था, रच के टेढ़ा। जुल्नून ने कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, वो कहाँ अपने किसी भाई को मार सकता था। मार वाली बात गोल करता हुदैद सबसे बड़ा पलड़ा अपने हक में करता बेड पर बेड लगा गया। तुम दोनों अपनी ही लत किए जाओ, अंदर की बात ना सुनने देना, काम चोर कहीं के। हुबैरा ने इन दोनों के शोर पर झुंझलाहट से कहा और अदी की पीठ पर चढ़ गया। अंदर हो रही बात को तवज्जो से सुन सके। मैं मानता हूँ हुदैद को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर तुमने जो इनके फ्रेंड्स के सामने इनकी इंसल्ट की, क्या वो राइट था? अदी साहब को तो अंदर की बात सुनते साथ ही सांप सूंघ गया था। अपने दोस्तों के आए दिन की आउटिंग के प्लान से तंग आते बड़े भाइयों की तरह से सख्ती की झूठी सच्ची कहानियां बनाने वाला भी तो वही था, और एक ऐसी ही कहानी का हवाला ज़ारून दे रहा था जो इसने हुदैद के मुंह से सुनी थी।
अदी को अपनी जान सूली पर टंगी अभी से नजर आने लगी। बाल ज़ारून भाई को मालूम होने का मतलब बात का हिटलर के कानों में पड़ना और हिटलर के कान में बात के पड़ने का मतलब अदीम करमानी के कान के नीचे एक पक्की सी पड़ना था। मेरे दोस्त, इस गुस्से को अपनों पे मत उतारो, संभाल कर रखो, जुल्नून ने कहते साथ ही ज़ारून को कंधा थपका, जो बात को दोहराते हुए भी हाइपर हो रहा था। इन बातों को छोड़ो और बता, अपने पापा की पसंद की हुई बहू तुझे पसंद आई? इतने दिनों बाद तो वो इससे मिल रहा था, जिसकी मिन्नतों से वो यहाँ वापस आया था। अब कोई नई तलखी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। सब ठीक है, मुझे कुछ बोल्ड सी लगी, मगर पापा कह रहे थे वो मुझे सूट करेगी। ज़ारून की जलाली मूड के नॉर्मल होने को ही इसने गनीमत जाना। जिस काम से वो गया था इसके बारे में अपनी राय देने लगा। एक बार फिर सोच ले, क्या तू एडजस्ट कर पाएगा? यही सवाल कमरे में मौजूद दूसरे फर्द की सोच में भी था, जिसे ज़ारून ने अल्फाज पहना दिए थे। ये बात कहाँ से कहाँ चली गई बहू? हुदैत की खींचातानी के बावजूद भी अदीम साहब दहाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलते कमरे में आ धमके। क्या मतलब जी भाई, आप लड़की पसंद करके आए और वो भी पापा के कहने पर? पापा ने तो आज तक शर्ट पसंद नहीं कही। बहू, नेवर। जुल्नून की आंखों की तनबिया के बावजूद अदी नॉन स्टॉप मशीन की तरह चले जा रहा था। तुम छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? ज़ारून के लहजे में वाज़िया नागवारी थी। नहीं जी भाई के हाथों आपकी बेइज्जती के अरमान हमें यहाँ ले आए। झटका इतना शदीद था या कमरे में जुल्नून की मौजूदगी की कि अदी बिना डरे सवाल जवाब कर रहा था। अदी, पीछे खड़े अदी के संगियों का बस नहीं चल रहा था कि वो ढीठ बने अदी को पूरा घुमा दे, जिस पर इन तीनों की मारी कोनियों का भी असर नहीं हो रहा था। जी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप पापा को बोल दें, आपके लिए लड़की हम चूज़ करेंगे। आखिर हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। अदी की मतवक्का सूरत हाल का सोचकर ही इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ज़ारून भाई तो गुस्से वाले इतने हैं कि इनकी आंखों के डर से ही किसी ने इन्हें हाँ नहीं करनी। रही बात जोनाश भाई की, अल्लाह करे एकदम पटाखा किस्म की लड़की इनके मत्थे लगी और वो इन्हें ऐसे नचाए जैसे, यार वो रेत के अंदर क्या चीज़ फ्राई होती है, वो जो रेडी होने पर पटपट की आवाज़ आती है। अपनी दिली ख्वाहिश पर ज़ोर शोर की तकरीर में अटकते अदी ने सामने खड़े हंसते जुल्नून से पूछा, मकई के दाने। जुल्नून के मुंह से तो सिर्फ एक कहकहा ही निकला था, पर अपनी सोच को परफेक्ट लफ्ज़ इसे अपने पीछे से मौसूल हुआ। यस, मकई, हिटलर भाई, जोनाश भाई। लफ्ज़ के मिलते ही जोश से मुड़ते अदी को कोने में बैठे जोनाश करमानी को एक हाथ में किताब पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी गहरी काली आंखों पे सजे गोल्डन फ्रेम की फेस की नफीस सी ग्लासेस को उतारते देख एक ज़बरदस्त सा झटका लगा। जोनाश अपनी स्टडी टेबल पर बैठने के बजाय कमरे में बनी फुल साइज़ विंडो के सामने फर्शी बिछाए शहर की तारीकियों को महसूस करने की गर्ज से ज़मीन पे बैठा, बाहर से अंदर आने वालों की नज़रों से पोशीदा था। तभी तो अदीम इसकी मौजूदगी मालूम ना हो सकी। आप कब आए, पता ही नहीं चला। अदीम अपने हलक को तर्क करता हुदैत को खून ख़वार नज़रों से देखने लगा, जो मस्कीन सी शक्ल बनाए अपने हाथ की उंगली जोनाश की तरफ करे। यकीनन इसके घर की मौजूदगी का बताना भूल गया था। मैं तो बस भाई को समझा। अदीम करमानी किसी दूसरे को समझाने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है दिमाग, जो कि आपके पास नापैद है। एक ठंडी सांस भरते जोनाश ने अपने ग्लासेस को केस में रखा और कपड़े झाड़ता मिठास से भरा तंज अंतिम पर चलाता इन चारों के पास चलाया, जो अब लाइन किताब बेइज्जती सुनने खड़े हो गए थे। हालांकि वही बेचारे तो ज़ारून भाई की बेइज्जती का मज़ा लेने आए थे। तुम सबके पास आधा घंटा है, अपने आज के सारे काम निपटा कर स्टडी में तशरीफ़ ले आओ, नहीं तो मैं तुम चारों को मकई के दानों की तरह भून दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, पटपट की आवाज़ भी नहीं निकलने पाएगी। भवों की कमानी उठाई अपनी काली गहरी आंखों को अदीम पर टिकाते जोनाश ने इन चारों को वार्निंग दी, जो मुंह लटकाए कमरे से रफू चक्कर हो गए थे।
सीरियस यार, कार्टून है ये सारे। ज़ारून की बड़ी मुश्किल से रुकी हंसी इनके कमरे से जाते ही गूंज उठी। जोनार जैसे भाई के अंडर में रहकर वो डिसिप्लिन जैसे लफ्ज़ से नाबल्द मालूम होते थे और इनसे ऐसी ऊट पटांग हरकतें ज़ारून को इन सब पर अपना गुस्सा निकालने का मौका देती और वो हर बार इस मौके से भरपूर इंसाफ करता था। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो उनसे प्यार में कोई कमी करता हो। बस इसका प्यार जताने का तरीका सबसे मुनफरिद था। स्कूल लाइफ हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इन चारों को तंग करने वाला ज़ारून की मोहब्बत ही की बदौलत अगले दिन अपनी हालत दरगू लिए इनसे माजरत तलब कर रहा था। कसम से अद्दी के सीन लिखकर मुझे इतनी हंसी आती है कि ना ही पूछो। और रात के टाइम हंसी की आवाज़ सुनकर जो मेरी अम्मी के हाथों मीठी मीठी होती है वो तो सब रहने ही दें। आगे क्या बताऊँ, बस रेत में फ्राई वाली फीलिंग आने लग जाती है। पिछली एपी में आप लोगों की रिव्यू तो था ही नहीं, बस चंद लाइक्स थे, वो भी ना होने के बराबर। दुख तो बहुत हुआ, पर अब कर भी क्या सकती हूँ। मैं आप सबके हाथ पकड़ कर तो लाइक्स या रिव्यू देने से रही, काफ़ी दिल बर्दाश्त हो गई हूँ, इसलिए कुछ लिखा ही नहीं। आज जो थोड़ा बहुत लिखा वो सारा ही इस एपी में दे दिया। यार वाकई ये बात गलत होती है, राइटर बहुत मेहनत से लिखते हैं, जो हम जैसे वॉइस ओवर करने वाले लोग हैं बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, तो लाइक तो कम से कम बनता है ना। और ये एपी पिछले सब एपी से लॉन्ग है, तो प्लीज़ अच्छा सा रिव्यू दें, प्लीज़ 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 दे दो यार, कोई बात नहीं होती। कौन सा करैक्टर आपको पसंद है, कौन सा पार्ट में अच्छा नहीं लगती जिससे आप बोर हो रहे हैं, कौन सा सीन आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। इस तरह राइटर को गाइडलाइन मिलती है कि लोग कैसा पढ़ना चाह रहे हैं। मैं नावल रोज़ ही लिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए मैं रोज़ एपी नहीं पोस्ट कर सकती। नावल की किस्त 2 दिन में ही अपलोड होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ ही मुझे भी आप लोग इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा महानूर अली को। अल्लाह हाफिज़।